हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फ्रॉम क्लास 8 जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Pali and Buju went to their uncle's house during summer vacation. The uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिक्कल, shovel, plough, etc. in the field. तो पहली और बुजू अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में। उनके अंकल फार्मर होते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि फील्ड में कुछ चीज़ें रखी होती है, जैसे खुरपी, सिक्कल, शोवल, इस टाइप की चीज़ें रखी होती है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि प्लांट्स अपना ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। और एनिमल्स इंक्लूडिंग जैसे ह्यूमंस हो गए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हम खाना लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कहाँ यूज़ होता है, तो ये एनर्जी यूज़ होते हैं हमारे कई फंक्शंस है, बॉडी फंक्शन जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन। इन बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी का यूज़ होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। और ये हमें एनर्जी जो हमें खाना मिलता है, फूड मिलता है, कहाँ से मिलता है, प्लांट या फिर एनिमल से मिलता है, ये दोनों से ही हमें मिलता है। यहाँ डाइजेशन जो है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तीन फंक्शन के बारे में बताया। डाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब जो फूड का कोई सिंपल सब्सटेंस में क्या होना, ब्रेक डाउन हो। दूसरी चीज़ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम जो खाना लेते हैं उससे वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर जो एनर्जी मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना। अब वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, जैसे ये आपका स्वेटिंग होती है, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ यूरिनेशन है, ये भी क्या है, वेस्ट यूरिया उससे निकलता है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जिस प्रोसेस से आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. अब यहाँ है कि अगर इतने लार्ज पॉपुलेशन में आपको फूड प्रोवाइड कराना है तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहली चीज़ है रेगुलर प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, मतलब रेगुलर जो फूड का प्रोडक्शन कराना। और दूसरी चीज़ है प्रॉपर मैनेजमेंट। आपने फूड प्रोडक्शन करा लिया, अब उसकी चीज़ है कि उसको मैनेज कैसे करें, तो प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। मतलब आपने प्रोडक्शन भी किया, प्रॉपर मैनेजमेंट भी की इसकी। अब इस फूड को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, टिल 10,000 BC पीपल वर नॉमेडिक। 10,000 BC मतलब 10,000 बिफोर क्राइस्ट। अगर उस टाइम की बात करूँ तो वहाँ जो लोग थे वो नॉमेडिक थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स। वो लोग जो होते थे, मतलब नॉमेडिक का मतलब वो लोग जो ग्रुप्स में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। किसके लिए, कभी फूड की तलाश में और दूसरी चीज़ के शेल्टर और रहने के लिए शेल्टर और फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग एक जगह नहीं होता कि एक जगह घर बना लिया या फिर फूड, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त एग्रीकल्चर नहीं था ना, तो जहाँ पे उन्हें फूड का मिलता था वहाँ फूड ले लिया। जब तक उनका चला वहाँ से फिर कोई दूसरी जगह क्या कर गए, मूव कर गए। ओके, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो लोग जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे, वो उस वक्त जो है वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, मतलब रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। वेजिटेबल्स का कोई बनाने का, पकाने का, कुक करने का कोई ऐसा आइडिया उनके पास नहीं था। उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या करा, एनिमल्स को जब देखा तो एनिमल्स की हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और हंटिंग किस लिए करते, तो ऑब्वियसली फूड के लिए करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद में जब एक जगह से दूसरी जगह टाइम बीतता गया तो उन लोगों के दिमाग में आया, जब लैंड उन्होंने देखा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइस, व्हीट या दूसरे जो क्रॉप्स है उसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कल्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कल्टिवेशन स्टार्ट किया और वहीं से हमारा एग्रीकल्चर शुरू हुआ।
When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. अब यहाँ एक वर्ड आया है crop. crop का मतलब क्या होता है? crop का मतलब ये होता है कि जब सेम काइंड का, सेम तरह का, सेम टाइप के प्लांट एक लार्ज एरिया में कल्टिवेट करें तो इसे क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे. क्या? क्रॉप. तो ये डेफिनेशन अगर आपका आएगा तो यहाँ से आप दे सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्रॉप, आपको क्रॉप का मतलब क्या बोला उसने? क्रॉप का मतलब होता है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट एक लार्ज एरिया में जब कल्टिवेट करते हैं तो उसे क्रॉप बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉप ऑफ वीट. क्रॉप ऑफ वीट का मतलब होता है कि उस एरिया में वीट के अलावा कोई दूसरे प्लांट्स नहीं है. ओके. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गए. These can be classified on the basis of season in which they grow. और ये जो इनको क्लासीफाई किया गया, बांटा गया है, इनको जो अलग किया गया है, ये उनके सीज़न के अकॉर्डिंग कि किस सीज़न में कौन से क्रॉप हम ग्रो करते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल, तो ये तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह, हर रीजन का एक जैसा नहीं होगा, हर जगह के एक जैसी नहीं होगी, ये वेरी करता रहता है, बदलते रहते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि टेम्परेचर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक जैसे नहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका क्रॉप्स को भी क्या किया जाता है? ग्रो करवाया जाता है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. यहाँ जो है 2 टाइप्स के क्रॉप ग्रो कराए जाते हैं. नंबर 1 है आपका खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जो रेनी सीजन में जो आप क्रॉप ग्रो कराते हैं, वो करते हो, उसे क्या बोलते हैं आप? खरीफ क्रॉप बोलते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. और हमारे इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो बरसात का मौसम, वो कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर तक होता है. ओके. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स. और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो ये एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे? पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गए और कॉटन एट्सेट्रा. इसके अलावा भी कई सारे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप्स. ओके. द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स क्या था? जो रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, जिस क्रॉप को ग्रो करते हैं. और रबी क्रॉप्स वो हैं जो आप विंटर सीजन में, मतलब जाड़े के मौसम में जो आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, उसे क्या बोलेंगे हम? रबी क्रॉप्स बोलते हैं. दियर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. और इसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन जो होता है, जो रबी क्रॉप्स कब होता है? अक्टूबर से मार्च तक का. क्योंकि विंटर सीजन जो इंडिया में है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर से स्टार्ट होता है, लगभग मार्च मिड मार्च. ओके. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड. और एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखें तो ये क्या क्या एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के? वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिनसीड है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं? रबी क्रॉप्स के. मतलब ये वो क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में उगाते हैं हम. Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Beside these मतलब इसके अलावा जो ये pulses और vegetables हैं, ये दूसरे समर सीज़न एट बहुत जगह ऐसे भी होते हैं कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए ये समर सीज़न में भी इन क्रॉप्स को उगाते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जब फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अभी आगे. लेकिन उससे पहले मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बता दूं. वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैडी एक जो खरीफ क्रॉप है ये विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करते हैं, ये रेनी सीजन में ही क्यों करते हैं. तो इसका आपको कहीं और नहीं, नीचे ही आपका इस बॉक्स में आंसर दिया हुआ है. आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. पैडी एक ऐसा खरीफ क्रॉप है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है. देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द
रेनी सीज़न, इसीलिए हम सेब से कब ग्रो करते हैं, रेनी सीज़न में कराते हैं। इसका आंसर मिल गया आपको कि विंटर सीज़न में क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में आपके पास वाटर अवेलेबल उतने नहीं होते हैं जितने पैडी को चाहिए होते हैं। ओके, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये जो है cultivation of जो crops है, crops का जो cultivation है, ये कई सारी एक्टिविटीज़ है जो फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ है और ये कई सालों से, कितने टाइम से ये चला आ रहा है। और ये चीज़, ये सेम चीज़ होती है जब अभी ये वैसी ही होती है जैसे आप किसी गार्डनर अगर आपके घर में हो या फिर आपने देखा होगा, तो वो जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन के लिए जो भी चीज़ें करते हैं ना, वैसे सेम चीज़ फार्मर्स भी होते हैं। और दूसरी चीज़ आप या फिर आप अपने घर में कोई प्लांट्स या हर्ब्स लगाते हो, उसके लिए जो भी आप करते हो वो चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन लार्ज होता है। और दूसरी बात कि इसमें डिफरेंस ये भी हो सकता है आपका कि आप जब अपने हाउस में प्लांट्स लगाते हो तो कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर नॉर्मली आप सीड्स का यूज़ नहीं करते हो। नॉर्मली आप क्या करते हो, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन से जो प्लांट्स होता है, मतलब डायरेक्ट जैसे रोज़ प्लांट है उसकी टहनी आपने काट के लगा दी, वो क्या हो गया, आपका हो जाता है प्लांट। तो आप फार्मर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा अपने गार्डनर या आप अपने घर में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, जो भी जो फार्मर्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने में, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। और दिस एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बोला, और इस एक्टिविटीज़ के बारे में नीचे दिया हुआ, जैसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है sowing, and third है adding manure and fertilizers, fourth है irrigation, and fifth है protecting from weeds, and आपका सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, एंड सेवन्थ है स्टोरेज। इसके बारे में वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहला काम है कि जब आप क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं या फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उससे सबसे पहली चीज़ होती है कि सॉइल को क्या करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि आप सॉइल को क्या करना, लूज़ करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जब सॉइल को लूज़ करते हो जब, तो इससे जो रूट्स है उसको हेल्प मिलती है कि वो सॉइल में डीप जा सके। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। और ये जो रूट्स होते हैं, लूज सॉइल होते हैं, ये ईजीली ब्रीथ करने के लिए प्लांट्स को, क्रॉप्स को हेल्प करते हैं। Even when they go into the deep soil. Okay, the loosened soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. ये जो loosened soil है, ये क्या होता है कि ये ग्रो, जैसे earthworm हो गया, माइक्रोब्स, अदर जो माइक्रोब्स हैं, जो बहुत काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके सॉइल में पाए जाते हैं, इसके भी ग्रोथ में हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म को आपने काफ़ी पहले भी पढ़ा होगा कि अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होता है ना, देखिए हमने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल को क्या करना, लूज़ करना। लूज़ करने का मतलब होता है ताकि वो क्या कर सके, ईजीली ब्रीथ कर सके। तो यहाँ जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, वो फर्दर क्या करते हैं, सॉइल को और मतलब लूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, फर्दर लूज़ करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। और ह्यूमस जो ऐड करते हैं, ह्यूमस से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उसकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होता है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन ये सॉइल को हम लूज़ क्यों करते हैं, सॉइल को लूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। उसका जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर नहीं होगा तो यहाँ आप देख लें कि सॉइल जो होता है, सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर हो गया, एयर का मतलब यहाँ ये मत सोचना कि एयर तो एटमॉस्फेयर में होता है, मतलब एयर हर जगह होता है, तो एयर सॉइल में भी होता है। ओके,
तो सॉइल के पास क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, एयर और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थवॉर्म पढ़ा या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, राइजोबियम वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जो डेड प्लांट्स है, जैसे किसी प्लांट की डेथ हो गई या एनिमल्स की डेथ हो गई, तो ये डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। तो ये भी जब ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, इसका जो तोड़ा जाता है, तो ये भी किस में ऐड होता है, सॉइल में ही ऐड करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। अब इसमें क्या होता है, इसने बोला है कि इस तरीके से कि जो भी ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें चीज़ें, अब ये ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स सारे क्या होते हैं, फिर से आप सॉइल में बैक हो जाते हैं। तो ये किसके वजह से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और वो जो न्यूट्रिएंट्स है जो डेड प्लांट्स और या डेड एनिमल्स के बॉडी से बैक गया है सॉइल में, किसके एक्शन से, ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, फिर वो प्लांट क्या कर लेता है, उसे अपटेक कर लेता है, ओके, ले लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो ये जो टॉप लेयर होते हैं, सॉइल के जो टॉप लेयर होते हैं, कुछ ही सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, कुछ सेंटीमीटर के थिकनेस तक ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। सो टर्निंग और लूजिंग, जब आप सॉइल को लूज़ करते हो तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है, वो टॉप में आ जाता है। और जब टॉप में आ जाता है तो प्लांट्स उसे इजीली क्या कर सकते हैं, उसे उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ओके। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसीलिए लूजिंग करना, सॉइल को लूज़ करना या टर्न करना, या मतलब ऊपर जो टॉप, नीचे के जो सॉइल्स होते हैं उसे ऊपर लेके आना, टॉप में लेके आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, मतलब क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जिस प्रोसेस से आप सॉइल को लूज़ करते हो या टर्न करते हो, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लाइंग बोलते हैं, ओके। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लाव। और ये जो ये प्रोसेस है, टिलिंग और प्लाइंग जो होता है, ये किससे करते हैं, हम प्लग से करते हैं। प्लग आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। और प्लग जो बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है, वुड और आयरन से। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर सॉइल काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो इससे पहले आप जब प्लाइंग करें तो उससे पहले हम उसमें क्या ऐड करने की ज़रूरत होती है, वाटर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल क्रम्स। और जो प्लॉड फील्ड है, मतलब आपने प्लाइंग कर दिया, उसके बाद हो सकता है कि उसमें कुछ पीसेस क्या हो गए, मतलब कुछ बड़े पीसेस सॉइल के रह गए हों, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। तो ये ज़रूरी होता है कि आप वो जो बड़े बड़े पीसेस हैं, जो क्रम्स हैं, उसे आप क्या करें, प्लैंक का यूज़ करके आप उसे फर्दर क्या करें, ब्रेक करें। द फील्ड इज़ लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेज। और ये जो फील्ड होता है ये लेवल किया जाता है, ये किसके लिए, ताकि अब जो आप सोइंग करेंगे, बाद में जो बीज डालेंगे, जो सीड्स डालेंगे, और इरीगेशन पर्पज़ के लिए आप इसे क्या करना ज़रूरी है, लेवल करना ज़रूरी है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और जो यहाँ पे लेवल जो किया जाता है, ये किसके हेल्प से किया जाता है, लेवलर के हेल्प से, ओके। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टिलिंग से पहले, प्लाइंग से पहले आपको मैन्यूर भी ऐड करते हैं, या ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस हेल्प्स इन, आप अगर पहले ऐड कर देते हो तो इससे क्या होता है कि ये प्रॉपर जो मैन्योर आप ऐड कर रहे हो, उसके बाद अगर टिलिंग कर रहे हो, प्लाइंग कर रहे हो, तो इससे मैन्योर अच्छे से आपके सॉइल में मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज़ वाटर बिफोर सोइंग। और जब सोइंग करेंगे आप, उससे पहले आप उसमें सॉइल में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये टॉपिक अगले वीडियो में हम देखते हैं, ओके। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, सो तब तक के लिए गुड बाय।